आता है छोटो भाई क्लास में जो भी क्लास 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट है उन सभी के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है सीबीएसई बोर्ड का 2025 में, यानी कि अगले ही महीने फरवरी में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट है 15 तारीख से 15 फरवरी। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जारी किए गए हैं, यानी गाइडलाइन जारी की गई है। इसमें आपको बताया गया है कि आपका अगर आपने इन नियमों को नहीं माना तो आपके ऊपर कौन कौन से केस लगाए जाएंगे। यूएफएम का केस लगेगा। तो इनमें कौन कौन से नियम है, नहीं कौन कौन से रूल है जो आपके मानने जरूरी है। ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें इस नोटिफिकेशन में कहा गया है। ये नोटिस जारी किया गया सीबीएसई की तरफ से, एकदम ऑफिशियल है। डेट आप दे सकते हो 20 जनवरी 2025 को ये नोटिस जारी किया गया था। उस साइड पर उसके एक दिन बाद ये अपलोड किया गया। ठीक है। ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से है सीबीएसई के लिए, क्लास 10वीं और 12वीं दोनों स्टूडेंट के लिए है। तो वीडियो एंड तक देख लेना। और ये थोड़ी वीडियो लंबी होगी क्योंकि इसमें ये नोटिस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी कही गई है, इनको मानना जरूरी है। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो आप समझ जाओगे कि कौन कौन सी गलती आपको एग्जाम के समय नहीं करनी। ठीक है। बहुत से बच्चे यही मिस्टेक करते हैं। उन्हीं को लेकर सीबीएसई ने पहली बार बहुत सारी लंबी लिस्ट जारी की गई, इसमें इंस्ट्रक्शन जारी किए गए। ठीक है। कुछ रूल्स है जिसको आपको मानना जरूरी है। वीडियो शुरू करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो ऑल पर, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर करना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करो। जितने भी व्हाट्सअप जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी के पास ये वीडियो शेयर होनी चाहिए, क्योंकि आपके फ्रेंड्स भी एग्जाम देंगे बोर्ड का सीबीएसई का, और उन्हें भी इंस्ट्रक्शन जाने जरूरी है। ठीक है। एक भी इंस्ट्रक्शंस को आपने अवॉइड किया और आपने नहीं माना, ठीक है, तो आपके ऊपर लग जाएगा यूएफएम का केस और एग्ज़ाम हो जाएगा कैंसिल। तो ऐसी गलती ना हो तो अपने फ्रेंड्स के पास वीडियो शेयर कर देना। और एक और चीज़ कर देना, बस आखिरी काम वीडियो को लाइक करना, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़े। ठीक है। और कमेंट भी बता देना। ठीक है। करते वीडियो स्टार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो ये नोटिस ऑफिशियल है। डेट हमने आपको बताई थी 20 जनवरी को जारी किया गया था 2025 में। इसमें आपके ये देख सकते हो क्लास 10वीं और 12वीं के जो स्टूडेंट है उनके एग्जाम को लेकर कुछ गाइडलाइंस है। तो इसमें आपको ये तो पता ही है कि 10वीं और 12वीं के जो टोटल स्टूडेंट है कितने एग्जाम देंगे। तो 44 लाख स्टूडेंट है जो एग्ज़ाम देने वाले 2025 में। 15 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट है। 2004 सब्जेक्ट, 2004 सब्जेक्ट है 10वीं और 12वीं के सब्जेक्टों को मिलाकर टोटल इतने सब्जेक्ट है। ठीक है। ऐसा चीज़ तो आपके काम की नहीं। आगे चलते हैं मेन काम पर। देख सकते हो इसमें बोला कि प्लीज़ रीड दी यूएफएम गाइडलाइंस, यानी ये कि यूएफएम गाइडलाइंस को आपको पढ़ना है और उसको इग्नोर मत करना। ठीक है। तो पहले चलते आगे। तो देखो मेन चीज़ में ये कहा गया है कि सीबीएसई ने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, लेकिन जब भी आपका जो एग्ज़ाम होगा, चाहे आप कोई सा भी सब्जेक्ट का दो, वो सीसीटीवी की निगरानी में होगा। यानी आपका सीसीटीवी कैमरा हर एक क्लास में होगा। हर एक क्लास में आपका कैमरा लाइव चलेगा और देख सकते हैं टीचर कि आप चीटिंग कर रहे हो कि नहीं। ठीक है। तो चीटिंग के भरोसे मत जाना, क्योंकि आपके कैमरे चालू होंगे और आप निगरानी में होंगे कैमरों की। ठीक है। सबसे चीज़। और इसमें एक कुछ चीज़ बोली गई यूएफएम के में, यानी अनफेयर मीन्स में फुल फॉर्म होती है अनफेयर मीन्स, यानी यूएफएम का केस। ठीक है। इसमें बोला गया है कि अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पाया जाता है, मोबाइल या फिर फ़ोन, ठीक है, मोबाइल फ़ोन या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया, तो उसके अगर आपके पास ये सारी चीज़ें पाई जाती है तो आपका एग्ज़ाम हो जाएगा कैंसिल। फिर आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे और नेक्स्ट ईयर भी आपके सभी सब्जेक्ट का फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपना साल बचाने के लिए। उसके बाद चलते हैं आपके मेन इंस्ट्रक्शंस को जो यहाँ पे जारी किए गए हैं। यहाँ पे आपकी हर एक चीज़ बताई गई है, ड्रेस कोड से लेकर क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, कौन कौन से नियम आपको मानने हैं, कौन कौन से रूल हैं, हर एक चीज़ पढ़ते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब करते हैं यहाँ से लिस्ट ऑफ, यहाँ पे देख सकते हो परमिटेड आइटम, यानी कौन कौन सी चीज़ें आप ले जा सकते हो वो चीज़ें पहले देखते हैं। ठीक है। ताकि आपको ये समझ आए क्या क्या चीज़ें आपको लेके जानी है। पहली चीज़ एडमिट कार्ड और स्कूल आईडी कार्ड, यानी जो आपके पास एडमिट कार्ड है, स्कूल आइडेंटिटी कार्ड है आपके पास, आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है। आइडेंटिटी कार्ड क्या होता है? आपका आईडी कार्ड। ठीक है। इस पर आपके नाम वाम ये सारी चीज़ें होती है। हर एक स्कूल में हो गया आपकी स्कूल आईडी। ठीक है। आपको आईडी कार्ड दिया जाता है रेगुलर वालों को, ये है सिर्फ रेगुलर। ठीक है। और जो आपके प्राइवेट कैंडिडेट है, यानी कि जिसका थर्ड चांस है, ठीक है, सेकंड चांस है, तो उन्हें या सेकंड चांस वालों को ये नहीं करना। ठीक है। समझाइए नहीं, जिसका सेकंड या फिर थर्ड चांस का जो भी आप एग्जाम दे रहे हो प्राइवेट कैंडिडेट के, कोई सी बात नहीं जिनके फरवरी में एग्जाम है। ठीक है। सेकंड चांस के, तो उनकी बात रही है। सेकंड चांस कंपार्टमेंट वालों के, तो उन्हें आईडी कार्ड लेकर नहीं जाना। ठीक है। ये सिर्फ रेगुलर के स्टूडेंट है, उनके पास आईडी कार्ड और एडमिट कार्ड होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि आपके पास एडमिट कार्ड हो या उसके अलावा कोई भी आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ हो। तो आइडेंटिटी प्रूफ में आप यहाँ पे देख सकते है प्राइवेट स्टूडेंट, यानी प्राइवेट स्टूडेंट हो आप। ठीक है। तो प्राइवेट स्टूडेंट को अपना कोई भी गवर्नमेंट इशू फोटो आइडेंटिफाई कार्ड यानी प्रूफ लेके जाना। इसका मतलब है कि आपको या फिर अपना आधार कार्ड ले जाना। ठीक है। कि आधार कार्ड तो आप सभी का बना होता है। तो जो भी प्राइवेट कैंडिडेट है, यानी प्राइवेट स्टूडेंट है, इनका सेकंड चांस है, तो उन्हें अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है और अपना आधार कार्ड। क्लियर। और जो रेगुलर के स्टूडेंट है,
यानी कि जिसका फ्रेश एडमिशन है उन्हें अपना एडमिट कार्ड और अपने स्कूल का ID कार्ड लेके जाना है। उसके बाद है आपके पास स्टेशनरी आइटम, यानी कि जब स्टेशनरी आइटम ले जाती हो ना ज्योमेट्री बोर्ड वो क्या लेके जाना है। तो आपका जो ट्रांसपेरेंट पाउच, यानी कि जो भी आपके पाउच होता है कि पाउच आता है, आपको देखा भी होगा आपने, स्टील का पाउच आता है, ठीक है। तो वो पाउच आपको ट्रांसपेरेंट ले जाना है कि आप ज्योमेट्री नहीं ले जा सकते लोहे वाली, ठीक है, प्लास्टिक वाली नहीं ले जा सकते। आपको ट्रांसपेरेंट पाउच लेके जाना है, ट्रांसपेरेंट वो लेके जाना है आपको बोर्ड, ठीक है, जिसके आर पार दिखता है। और आपको ब्लू पेन है, अपनी पेंसिल वेंसिल स्केल ये सारी चीज़ें ले जानी है जो हाँ नॉर्मल होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें बोला गया है कि आप अगर आप दूर रहते हो, ठीक है, तो आप मेट्रो कार्ड बस पास या मनी अपने पास रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उन पर लिखना कुछ मत, ठीक है। और आप अगर वाटर बोतल ले जाते हो तो वो भी जो पानी की बोतल होती है वो भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखे वॉच, जो वॉच होगी घड़ी होगी वो सिंपल घड़ी होनी चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होना चाहिए घड़ी में, वरना वो भी उतरवा लिया जाएगा। उसके बाद ये सारी चीज़ें तो समझ आ गई क्या लेके जानी है। अब उसके बाद क्या क्या चीज़ें नहीं लेके जानी फिर वो समझो, ठीक है। तो इसमें आपको बोला है कि कोई भी आपको यहाँ पे देख सकते हो टेक्सचुअल मटेरियल, यानी कि कोई भी आपको प्रिंटेड और रिटर्न आपके पास कोई मटेरियल नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी प्रिंटेड और रिटर्न का मतलब है कि आपके पास कोई फर्स्ट वेट फर्रे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला कैलकुलेटर आपके पास नहीं होना चाहिए जिससे आप पकड़े जाओ एग्जाम के समय, ठीक, एग्जाम सेंटर पर। कोई भी आपको डिवाइस नहीं ले जानी, नहीं जैसे तो पेन ड्राइव नहीं लेकर जानी, कैलकुलेटर नहीं लेकर जाना, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पेन नहीं लेकर जाना, स्कैनर नहीं लेकर जाना, ये सारी चीज़ें नहीं ले जानी। यानी इलेक्ट्रॉनिक कोई भी डिवाइस आपके पास नहीं होना चाहिए जिससे आप फर्रे करो चीटिंग करो, ऐसे कोई चीज़ आपके पास सामग्री नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद आगे बोला गया आपका मोबाइल फ़ोन जैसे ब्लूटूथ होता है, ईयरबड होता है, माइक्रोफोन होता है, पेजर होता है, हेल्थ बैंड होता है, ठीक है, स्मार्ट वॉच होती है, कैमरा होता है, ये सारी चीज़ें आप नहीं ले जा सकते। अगर फ़ोन ले जा रहे हो तो फ़ोन आपको वहाँ पे आपका जो एग्जामिनर होगा, यानी जो आपका निगरानी कर रहा होगा, जो आपको सीट देने आया होगा टीचर, उसके पास जमा करवा सकते हो, वरना अपने बैग में डाल के खुद जिम्मेदारी आपकी, ठीक है। तो ये मोबाइल फ़ोन है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होना चाहिए। उसके बाद बोला गया है आपके पास कोई भी वॉलेट, ठीक है, गूगल, हैंडबैग, पाउच ये नहीं होना चाहिए। पाउच का मतलब है कि दूसरे वाला पाउच, ठीक है, पर्स वर्स ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, अगर है तो बैग में डाल दो वरना टीचर को जमा करवा दो, ठीक है। उसके बाद आगे बोला गया है, इसमें बोला गया है कोई भी आपके पास आइटम नहीं होना चाहिए जिससे आपका UFM का केस लगे, ठीक है ना। ऐसा भी कोई सा भी आइटम आपको नहीं लेकर जाना जो आपके एग्ज़ाम को कैंसिल करवा दे, ठीक है, ये बोला गया है। अब उसके बाद आती है ड्रेस कोड, यानी कि आपको कौन सी ड्रेस पहन के जानी है, सबसे इंपॉर्टेंट हर एक स्टूडेंट का डाउट होता है, प्राइवेट हो या फिर रेगुलर, हर एक स्टूडेंट का ये डाउट होता है ड्रेस कोड क्या है, कौन सी ड्रेस पहन के जानी है। तो जो रेगुलर स्टूडेंट है उन्हें तो अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म ही पहन के जानी है, लेकिन जो प्राइवेट कैंडिडेट है यानी जिनका सेकंड चांस है, ठीक है, यानी जो प्राइवेट कैंडिडेट है जिन्होंने फॉर्म फिल किया था अपना कंपार्टमेंट का, तो उन्हें अपने लाइट कलर वाले कपड़े पहन के जाने हैं, इनकी जो उनके लाइट कलर होता है ना, जो लाइट कलर होता है कपड़ों का वो पहन के जाना। कपड़े कोई से ही पहन जाओ चल जाएंगे, लेकिन लाइट कलर वाले कपड़े आपको पहनने हैं प्राइवेट कैंडिडेट को, ठीक है। रेगुलर वालों को अपना स्कूल की ड्रेस ही पहननी है। अब आती है मेन इंस्ट्रक्शन जो है UFM केस को लेकर गाइडलाइंस, यानी कि जो आपका UFM का केस ना लगे और पेपर कैंसिल ना हो, इसके लिए आपको इन इंस्ट्रक्शंस को मानना है। कुछ कैटेगरी यानी 5 कैटेगरी डिवाइड की गई है, इन कैटेगरी को आपको मानना है। अगर ये भी कैटेगरी को आपने नहीं माना, इन रूलों को नहीं माना, तो आपका पेपर हो जाएगा कैंसिल, एग्जाम हो जाएगा कैंसिल, फिर बहुत सालों तक एग्जाम नहीं दे पाओगे, इसलिए ध्यान से सुन लो, ठीक है। कैटेगरी फर्स्ट में आपको क्या बोला गया, पहला बोला गया है कि आपके पास हैविंग क्वेश्चन पेपर ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी आपके पास कोई भी एग्जाम के समय, सुन लो, एग्जाम के समय कोई भी पिछले साल का क्वेश्चन पेपर नहीं होना चाहिए। दूसरे में बोला गया है कि आपके पास रिटर्न क्वेश्चन और आंसर और एनी मटेरियल अदर देन, ठीक है, आंसर बुक फॉर रिटर्न आंसर, यानी आपके पास कोई भी आंसर सीट, ठीक है, यानी आपके पास लिखे हुए अलग से फर्रे जो आप आंसर लिख कर ले जाते हो ना, वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ना ही आपके पास कोई और मटेरियल होना चाहिए जिससे आप फर्रे करो, ठीक है। अगर आपने ये हुआ आपके पास तो आपका एग्जाम हो जाएगा कैंसिल। यानी पहले बोला गया क्वेश्चन पेपर नहीं होना चाहिए, कोई पिछले साल का एग्जाम दे रहे हो जब, ठीक है, और आपके पास ना ही कोई मटेरियल होना चाहिए जिसमें आपके आंसर लिखे हो, ठीक है। अगर ये चीज़ पाई जाती है तो आपका एग्जाम हो जाएगा कैंसिल। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो, इसमें बोला गया है कि आंसर बुक ऑफ स्पोर्ट दोस्तों सप्लीमेंट्री आंसर बुक, यानी आपके पास कोई भी सप्लीमेंट्री आंसर बुक यानी अलग से जो मटेरियल आती है, फिर आप भी कुछ निकलवा लेते हो, वो फर्रे वर्रे नहीं होने चाहिए, ठीक है, वरना आपका पेपर हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे सब बोला गया करंट एग्जाम हो जाएगा कैंसिल। उसके बाद इसमें बोला गया है, देख सकते हो, अगर आप इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये बोली गई है, ठीक है, अगर आप किसी भी दूसरे जने से बात करते हो तो आप एग्जाम हो जाएगा कैंसिल। इसमें बोला गया है दोस्तों कॉन्टैक्ट और जैसे कम्युनिकेट और दोस्तों ट्राइंग टू डू दोस्तों सो विद एनी पर्सन, यानी आप किसी और पर्सन से बात करते हो, कम्युनिकेट करते हो, ठीक है, कॉन्टैक्ट करते हो, बात करते हो एग्ज़ाम के समय, एग्ज़ाम स्टाफ से बात कर सकते हो वो चल जाएगा, लेकिन आप किसी अलग
स्टूडेंट से बात नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें बोला गया साफ साफ अदर देन द एग्जामिनेशन स्टाफ ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन टाइम, यानी एग्जाम के समय एग्जाम सेंटर पर आप एग्जाम स्टाफ के अलावा किसी और स्टूडेंट या फिर किसी और चीज़ जरिए से बात नहीं कर सकते। अगर पकड़े गए तो एग्जाम हो जाएगा कैंसिल, उस साल एग्जाम नहीं दे पाओगे, ठीक है। अगले साल भी आपका मुश्किल से ही होगा और कंपैरेटिव एग्जाम आपको देना पड़ेगा फिर, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि आपके पास कोई भी जैसे तो कॉपी मेटेरियल नहीं होना चाहिए, यानी कि हार्ड कॉपी आपके पास नहीं होनी चाहिए। चीटिंग के लिए कोई भी मटेरियल अलग से नहीं होना चाहिए आपके पास। अगर पाया जाता है तो एग्ज़ाम आपका इस साल का हो जाएगा कैंसिल, ये इसमें बोला गया, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको यहाँ पे बोला गया ब्रेक, जैसे तो बोला गया ब्रीचिंग एग्जामिनेशन रूल, अगर आप किसी भी रूल को, ठीक है, किसी भी रूल को तोड़ते हो आप और आप पकड़े जाते हो किसी भी रूल को तोड़ते हुए, इसी कंडीशन में भी आपका एग्जाम हो जाएगा कैंसिल, एग्जाम नहीं दे पाओगे, ठीक है। कैटेगरी 1 में यही बोला गया है कि आपके पास कोई भी पेपर वेपर आंसर शीट अलग से स्टडी मटेरियल, ठीक है, कोई भी फर्रे वर्रे पर्चे वर्चे नहीं होने चाहिए, कोई भी हार्ड कॉपी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कैटेगरी 2 में बोला गया है कि जो आपका एडमिट कार्ड होगा या फिर दोस्तों अपलोड दोस्तों फोटोग्राफ ऑन एडमिट कार्ड, यानी आपकी जो एडमिट कार्ड है उस पर आपको अलग से कोई फोटो नहीं चिपकानी। आप सोचो किसी और का एडमिट कार्ड है, किसी और की फ़ोटो चिपका के आप भेज दो, ऐसा नहीं, आपकी अपनी फ़ोटो होनी चाहिए, ठीक है। और कि उस एडमिट कार्ड को छेड़छाड़ नहीं करनी। समझिए क्या, पहली चीज़ ये बोलेगी कि आपके एडमिट कार्ड पर आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, किसी और की फ़ोटो नहीं लगा सकते। ऐसा हुआ तो आपका एग्ज़ाम हो जाएगा कैंसिल, फिर एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट ईयर आपको देना पड़ेगा, ये बोला गया। उसके बाद बोला गया है कि आपको यहाँ पे देख सकते हो साफ चीज़ इसमें बोला गया है इरेज, यहाँ पे बोला गया है एनी इन्फॉर्मेशन प्रिंट ऑन दी आंसर बुक, आंसर बुक पर लिखी हुई किसी भी चीज़ का मतलब मिटाने की कोशिश नहीं कर सकता, ठीक है। यानी कि आपको जो आंसर शीट दी जाएगी उसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आप सोचो उसमें कुछ मिटा दिया हम, ठीक है, तो ऐसा नहीं कर सकते। ऐसे करते हैं पकड़े गए या फिर कुछ मिला तो आपका पेपर हो जाएगा कैंसिल, फिर नहीं दे पाओगे। उसके बाद यहाँ पे देखते हो प्रोवाइड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ऑन दी आंसर शीट, आपको जो आंसर शीट है उसमें गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, ठीक है। कि जो आपका नाम है एडमिट कार्ड पर जो आपकी डिटेल वही डिटेल डालनी है, किसी और का नाम या फिर और कुछ होती है ना, जैसे कि मान लो आपका नाम कुछ और आपने डाल कुछ और दिया, आपका रोल नंबर ये डाल कुछ और रोल नंबर दिया, तो ऐसा नहीं करना। ऐसी कंडीशन में आपका पेपर हो जाएगा कैंसिल, फिर एग्जाम नहीं दे पाओगे 2025 में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया हैविंग कॉपी मटेरियल, दोस्तों इसमें बोला गया हैविंग यूज इट, इसमें बोला गया कोई भी हार्ड कॉपी आपके पास नहीं होनी चाहिए, यानी हार्ड मटेरियल आपके पास नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास ऐसा होता है, अगर आप पाए जाते हो तो आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप किसी और व्यक्ति से, एक स्टूडेंट से कम्युनिकेट कर रहे हो, बात कर रहे हो, तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, उसी समय आपके ऊपर UFM का केस लग जाएगा, ठीक है। और इसमें आपको साफ चीज़ एक और चीज़ बोला गया है कि दोस्तों अगर आप किसी भी स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार करते हो तो उस कंडीशन में आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी 3, इसमें साफ सीधे बोला गया कि आप एग्ज़ाम के समय, ठीक है, एग्ज़ाम जब आपका हो रहा है उस समय आप अपनी जो आंसर बुक है वो एग्ज़ाम हॉल से बाहर नहीं ले जा सकते, ठीक है। नहीं, आपको एग्ज़ाम हॉल में बैठकर एग्ज़ाम रूम में बैठकर अपना आंसर देना है और जब टाइम हो जाएगा अपनी आंसर शीट सबमिट करवा देनी है। अगर आप एग्ज़ाम्स के बाहर अपनी आंसर शीट या फिर क्वेश्चन पेपर ले जाते हो तो आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, UFM का केस लग जाएगा, ये बोला गया, ठीक है। सेकेंड में भी ये बोला गया क्वेश्चन पेपर आप नहीं ले जा सकते। उसके बाद इसमें बोला गया कैटेगरी 3 के तीसरे पॉइंट में कि आपके पास आंसर बुक जो आपकी स्पोर्ट सप्लीमेंट्री आंसर शीट होती है, ठीक है, उसको आप एग्ज़ाम हॉल से बाहर नहीं ले जा सकते, ठीक है। और इसमें बोला गया है 3.4 में कि आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी कि मोबाइल फ़ोन हो गया, कैलकुलेटर हो गया, ये सारे डिवाइस नहीं होने चाहिए, ठीक है। इस कंडीशन में एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद इसमें एक और चीज़ ये बोला गया है कि जो आप लिख रहे हो आंसर, उसकी जो लैंग्वेज है, ठीक है, यहाँ पे बोला गया है यूजिंग अब्यूज लैंग्वेज स्टाफ ऑन ड्यूटी, यानी कि जो स्टाफ ड्यूटी पे है उसके साथ आप अब्यूज़ लैंग्वेज यानी कि अभद्र व्यवहार नहीं कर सकते, यानी दूसरी तरीके की भाषा नहीं बोल सकते, उसके साथ सही तरीके से बात करना है। अगर आप ऐसे पकड़े जाते हो किसी स्टाफ से बात करते हो गलत तरीके से तो आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इसमें बोला गया है कि आप वॉयलेंस नहीं कर सकते एग्ज़ाम के समय, ठीक है, और एग्ज़ाम के बाद किसी भी ऐसे विद्रोह वाले में नहीं जुड़ सकते। आपको सीधे अपना एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम देने के बाद सीधे घर पे जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप एग्ज़ाम दे दो फिर आप भी स्टूडेंट के साथ जुड़ जाओ, ठीक है, विद्रोह करने के लिए ऐसा नहीं करना, ये इसमें बोला गया है। और इसमें एक और चीज़ बोली गई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि अगर आप आंसर शीट है जो आपके पास, अगर आप आंसर शीट में कोई भी पेज, ठीक है, फटा होता है,
अगर के पास कोई भी आपकी जो आंसर शीट दी जाती है तो आंसर शीट को आप देखो, उसमें हर एक पेज आपको चेक करना, कोई पेज फटा नहीं होना चाहिए। अगर आपका कोई भी पेज फटा होगा तो उस कंडीशन में आपका एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अपनी जो आंसर शीट आपको मिलेगी उस आंसर शीट को आपको पूरी चेक करनी है, कोई भी पेज फटा नहीं होना चाहिए। अगर फटा हुआ है तो टीचर से चेंज करवा लो, ठीक है, वरना आप उस शीट के साथ छेड़छाड़ मत करना, उस शीट को फाड़ना मत, ठीक है। फटी हुई है तो टीचर चेंज कर देगा, खुद मत फाड़ना। अगर आप फटी हुई सीट मिली टीचर को तो आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा, यूएफएम का केस लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी 4 में बोला गया है कि आप एग्ज़ाम के समय, ठीक है, या फिर एग्ज़ाम के बाद आप कोई भी पेमेंट है, ठीक है, कोई भी मेकिंग है, यानी कि आप पेमेंट पैसे आप रख देते हो ना सीट में, ऐसी कंडीशन आपको नहीं करनी है, यानी आपको सीट वीट है उसमें आपको पैसे वैसे नहीं रखने हैं, आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद है अगर आप जो अपलोड शेयरिंग एंड एग्ज़ाम रिलेटेड मैटर, यानी कि आपके पेपर के समय जब आप पेपर दे रहे हो उस समय आप कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, यानी जो आपका एग्ज़ाम हो रहा है उस सब्जेक्ट रिलेटेड उस समय कोई भी आप डॉक्यूमेंट शेयर नहीं कर सकते, चाहे वो सही हो या फिर गलत हो, ठीक है। एग्ज़ाम के समय आपको कुछ भी अपलोड नहीं करना सोशल मीडिया पर, ये बोला गया, ठीक है। उस सबसे बचना है, अगर किया ऐसा तो पेपर कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद आगे बोला गया है इसमें लीगल कोर्स, ठीक है, मीन्स इन दिस द मीन्स टू इन्फ्लुएंस सीबीएसई। तो इसमें बोला गया है कि आपको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, कि आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो सही प्रोवाइड करने के लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करनी है। उसके बाद कैटेगरी 5 में बोला गया है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके यहाँ पे दे सकते हो लैंग्वेज इन आंसर बुक, यानी कि जब 20 में सबसे इंपॉर्टेंट इस कैटेगरी 5 में ये बोला गया है कि जो आप आंसर लिखोगे आंसर शीट में, वो आंसर शीट में जो आप लैंग्वेज लिखोगे वो लैंग्वेज को सही लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। यानी कि आपको अब्यूज लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी, यानी कि ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी जो आंसर को गलत करे, ठीक है, फिर या फिर टीचर से पढ़े तो गलत समझे, ठीक है। आपको सही लैंग्वेज लिखनी है आंसर की, कोई भी गलत लैंग्वेज नहीं लिखनी। उसके बाद यहाँ पे बोला कि जो भी आप लैंग्वेज यूज़ करो आंसर बुक में लिखने के लिए, ठीक है, वो इवेलुएटर होनी चाहिए, इवेलुएटर है जो विदाउट एनी अपील। इसमें बोला गया है कि आपकी जो लैंग्वेज आंसर शीट में वो सही लिखी होनी चाहिए, यानी आंसर के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर होना चाहिए, उटपटांग मत लिखना, ठीक है। इसमें ये बोला गया है। उसके बाद 5.3 में भी ये बोला गया है कि जो आंसर शीट होगी, ठीक है, उसमें आप सही लैंग्वेज लिखोगे, सही लैंग्वेज का यूज़ करना है, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन से आपको समझ आ गया। और इसमें एक और चीज़ है कि आपको जब भी आप एग्ज़ाम देने चाहो तो एग्ज़ाम देने के समय अपना चेक वैक कर लेना, डेस्क वैक्स के पास कोई भी फर्रे चिटविट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो एकदम प्रॉपर तरीके से आपको एग्ज़ाम देने हैं। अगर आपने इन इंस्ट्रक्शंस को माना तो आप एग्ज़ाम दिया ना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने इनमें से एक भी इंस्ट्रक्शंस को अवॉइड किया तो आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा, यूएफएम का केस लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए एग्ज़ाम ढंग से देके है ना, कोई डाउट हो कमेंट में लिख दो, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करो, क्योंकि ये चीज़ आपको माननी जरूरी है। एक बार फिर बता दूँ, एकदम ध्यान से सुन लो, आपको कोई भी फर्रे वर्रे आपको एग्जाम के समय अपने पास नहीं रखने। मोबाइल फ़ोन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है टीचर को जमा करवा देनी है, ठीक है। पैसे वैसे हो वो रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन उस पर कुछ लिखना मत। उसके बाद आपको जो भी आंसर शीट आपको प्रोवाइड की जाएगी उस आंसर शीट को चेक करना, कोई भी पेज फटा नहीं होना चाहिए, फटा हुआ है तो चेंज करवा लेना, ठीक है, खुद फाड़ना नहीं है। उसके बाद चौथा पॉइंट इसमें बोला गया है कि आप टीचर के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, सीधे एग्जाम दो, घर जाओ, बात खत्म, ठीक है। और एग्ज़ाम के बाद कोई भी संगठन में आप नहीं जुड़ सकते ऐसा जो एग्ज़ाम के रिलेटेड हो, ठीक है। उसके बाद छठा पॉइंट बोला गया था इसमें कि आपको कोई भी पेपर के समय ऐसा मेटल आपके पास नहीं होना चाहिए जो आपको चीटिंग करते हुए पकड़ा जाए, ठीक है। और जब भी आप पेपर दे रहे हो उस समय आपको कोई भी ऑनलाइन आपको डॉक्यूमेंट्स है, यानी जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी पेज हो, ठीक है, वो आपको अपलोड नहीं करना सोशल मीडिया पर। ये सारी चीज़ में बोली गई है, ठीक है। तो बस यही चीज़ थी, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दो वीडियो, कोई डाउट हो कमेंट में लिख दो, इन इंस्ट्रक्शन को जो मानना। जय हिंद, जय भारत।